हिंदी भाषा के उत्थान, प्रचार, प्रसार हेतु इस चर्चा परिचर्चा का आरंभ करते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, तो राजभाषा को राज ही करना चाहिए, ऐसा मानकर आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने वक्ताओं में अपने इस वर्चुअल मंच पर सबसे पहले डॉक्टर अपर्णा सक्सेना को आमंत्रित करती हूँ। मैडम, आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप हमारे साथ अपने विचार साझा करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन हिंदी भाषा शिक्षण की योजना आपने जरूर बनाई होगी अपने विद्यालय में, और योजना पड़ा उन चुनौतियों का सामना करके योजना जब बन गई तो उसके क्रियान्वयन में भी बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। तो हम चाहेंगे कि आप अपने विचार साझा करें। डॉक्टर अपर्णा सक्सेना। सबसे पहले सभी को नमस्कार। अपनी बात शुरू करने से पहले इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन का आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिन्होंने अत्यंत समसामयिक एवं बहुप्रतीक्षित विषय को आज चर्चा के रूप में चुना। मुझे लगता है बहुत सारे हिंदी शिक्षक इस परिचर्चा की प्रतीक्षा में होंगे और इससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का ज़रूर आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें सदैव चुनौतियों का सामना करने और उनको पार करने का एक अवसर भी प्रदान किया है और एक हिम्मत। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जब ये हमारे सामने बदली हुई परिस्थितियाँ आई और हमारे स्कूल भौतिक रूप से बंद हो गए, तो हमने ये सोचा और सभी के लिए ये आवश्यक हुआ कि बच्चों को कैसे हम शिक्षा से जोड़े रखें और किस प्रकार से उनका आत्मबल भी शिक्षा के माध्यम से बनाए रखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमें परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्रदान करती है और बदलती परिस्थितियों में कैसे स्वयं को अनुकूल बनाना है, यह भी शिक्षा ही हमको सिखाती है। तो इसी शिक्षा का लाभ उठाते हुए हमने ये प्रयास किया कि हम शिक्षा को दूसरे माध्यम से आमने सामने ना रहकर ऑनलाइन माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने की योजना बनाएं। और जब इसकी योजना बनाते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमको तात्कालिक रूप से सोचनी होती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको दूरगामी विषयों के अंतर्गत सोचनी होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपरक कार्य है और जब शिक्षण की बात आती है तो हम पाठ योजना की बात सबसे पहले करते हैं, पाठ योजना या लेसन प्लानिंग। तो जाहिर है कि इसमें भी जब ऑनलाइन हिंदी शिक्षण की बात आई तभी भी लेसन प्लान करना बहुत आवश्यक हो गया। और जब हम लेसन प्लान करते हैं तो मूल रूप से 3 बातों पर विचार करते हैं। पहली है कि हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, जिसे हम लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं, और दूसरा किस प्रकार से हम विधि और प्रविधि कौन सी प्रयोग करेंगे जो हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से सरल तरह से बच्चों के पास तक पहुँचा सकें, और तीसरा जो हमने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकें। तो ये 3 विभागों के अंतर्गत हमें योजना बनानी होती है। जैसे कि हम किसी आमने सामने पढ़ाए जाने वाले पाठ की बनाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ऑनलाइन शिक्षण की जब बात आई तो हमारे सामने कुछ अलग नई चुनौतियाँ भी होती हैं। मूल रूप से हमारी आदत होती है शिक्षकों की कि हम आमने सामने बच्चों को देखकर प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं। हमें पता चलता है उनकी फेस रीडिंग से कौन बच्चा पढ़ रहा है, किस बच्चे को समझ में आ रहा है, या अगर बच्चे को भी कोई कठिनाई है तो वो तुरंत उसका समाधान प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर हमको कल्पना परिकल्पना पर अधिक समय लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा माध्यम प्रयोग कर रहे हैं, और वो जब जब हम उसको प्रयोग करेंगे तो हम एक एक बात को प्रायोगिक स्तर पर सोचें, मूर्त कल्पना करें कि कैसे हम जब पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या सोच रहे होंगे। हमारे सामने चीज़ें नहीं है, इसलिए हमको पूरी परिकल्पना मन में तैयार करनी होती है जब हम ऑनलाइन शिक्षण की योजना बनाते हैं। तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे पास शक्तियाँ क्या हैं और हमारी सीमाएँ क्या हैं। इन दोनों बातों का हमको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षण जहाँ एक और कुछ सीमाएं भी रखता है, वहीं अनंत शक्तियाँ भी इसमें सन्निहित हैं। वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जो शायद हम आमने सामने नहीं कर पाते। हम साथ साथ पाठ के साथ साथ उनको कोई ऑडियो सुना सकते हैं, बीच में समाहित कर सकते हैं, कोई चित्र दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम शायद आसानी से आमने सामने कर सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं कर पाते।
तो योजना के समय हमको शक्तियों और सीमाओं का आभास पूरी तरह से होना चाहिए। और मूल रूप से यदि हम इसको भागों में बांटकर देखें तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा, मूर्त परिकल्पना होनी चाहिए। सोच पाए हम एक एक चीज को हम योजनाबद्ध तरीके से सोच पाए कि हम क्या कहेंगे, फिर बच्चे के मन में क्या आएगा, उनके मन की बात भी हमको मान करके पाठ की योजना बनानी पड़ेगी, तभी वो अधिक प्रभावी हो सकेगी। इसके बाद आता है शिक्षण माध्यम का निर्धारण। हम किस माध्यम से अपनी बात कहें। आजकल ऑनलाइन शिक्षण के बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं, तो हम अपने बच्चों के स्तर के अनुसार, अपने विषय के अनुसार बच्चों उपयुक्त माध्यम का चुनाव करें, जिससे कि हम अपनी जो भी हम पाठ के माध्यम से जो भी उनको कहना चाहते हैं वो हम अधिक प्रभावी ढंग से कह पाएं। तो माध्यम का चुनाव भी यहाँ पर बहुत महत्व रखता है। फिर हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि यह जो हम क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम साथ में होता है, तो हम ये देखें कि केवल शिक्षण ही ना रह जाए, अधिगम भी हो सके। तो जहाँ तक संभव हो अंतःक्रियात्मक या इंटरएक्टिव इसको हम बनाने का प्रयास कर पाए। ये भी हमको योजना के स्तर पर ही सोचना पड़ेगा कि हम क्या कहेंगे उसके प्रति उत्तर में, बच्चे किस प्रकार अपनी बात रखेंगे। फिर अंत में आता है कि प्रतिपुष्टि या फीडबैक, किस प्रकार से हम ये फीडबैक बीच बीच में लेते चलेंगे कि हमने जो भी पढ़ाया वो उन तक सही प्रकार से पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये विभिन्न प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसकी परिचर्चा आगे इस परिचर्चा में आएगी, बार बार ये बिंदु आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है जो अंत में या सबसे मूल प्रारंभ में भी हम कह सकते हैं, वो ये है कि समय नियोजन का हमें बहुत ध्यान रखना होता है जब ऑनलाइन शिक्षण करते हैं, क्योंकि समय सीमित भी है और बच्चे जो कंसंट्रेशन होता है बच्चों का, वो भी बहुत अधिक समय तक नहीं रहता है। तो हमें उसके अनुरूप ये देखना होगा कि और अनेक प्रकार से ऑनलाइन माध्यमों का भी स्वास्थ्य पर कुछ ऐसा प्रभाव भी पड़ता है कि बहुत ज़्यादा देर तक वो एक साथ देखना उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है, खास करके जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं। तो समय नियोजन बहुत आवश्यक है ऑनलाइन शिक्षण में, और हम देखें कि कैसे हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात उन तक पहुँचा सकें। बहुत सुंदर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने